गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बेहतर होगी। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि 14 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया है। तो भैया जैसे जैसे ये समय बीत रहा है तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग अपना बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें। टाइम बहुत प्रीशियस है, घर खाली हो, कोई एनर्जी नहीं जाती, कुछ भी नहीं ख़त्म होता हमारा, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो आप लोग। तो इसीलिए घर बैठकर पढ़ें। तो हम ज्योग्राफी में प्रवास हमने कर लिया था, प्रवास की धाराएं कर ली थी, तो हम जियो को ही लेके चलेंगे। अभी जियो में हमने प्रवास की धाराएं कर ली थी। तो प्रवास की धाराएं जो थी वो क्या थी? प्रवास की धाराएं, प्रवास की जो धाराएं आपने देखी थी वो क्या थी? गांव से गांव, गांव से गांव, नगर से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव और गांव से नगर। अब एक डाटा के तहत भी मैंने बताया था कि गांव से गांव और नगर से नगर में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका पलायन होता है क्योंकि उनकी शादियां होती हैं। अगर आप देखोगे गांव से नगर, नगर से गांव बहुत रेयर, नहीं होता लगभग लगभग। अगर गांव से नगर आप देखोगे तो फिर इसमें क्या था? रोजगार। ये बात आपको मालूम है, इतनी बात तो मालूम ही कि प्रवास बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम प्रवास करते क्यों हैं। हम प्रवास करते हैं गांव से नगर बिकॉज रोजगार के कारण, चाहे वो अंतर में हो और चाहे वो अंत्य में हो। अंतर और अंत्य, ठीक है, दोनों में हम लोग जब प्रवास की बात करते हैं तो वो किस कारण होता है? गांव से नगर में रोजगार के कारण होता है। गांव से गांव, नगर से नगर, फीमेल जो प्रवास करती हैं वो शादियों के कारण होता है। अब जो हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि इनके अलावा भी प्रवास के कुछ कारण हैं। उस प्रवास में क्या है कि बाहर के देशों से, बाहर के पड़ोसी देशों से, बाहर के पड़ोसी देशों से हमारे देश में 50 लाख से अधिक लोग आए। अब इसको क्या बोला जाएगा? हमारे देश में आए हैं वो लोग, तो हमारे देश में आए तो हमारे देश के लिए क्या बनेगा? वो अप्रवास। अप्रवास, ये बात बार बार, हमारे देश में आए हैं तो अप्रवास, उस देश से वो आए हैं तो उस देश के लिए उत्प्रवास। मैं दोबारा बता दूं, मान लो बांग्लादेश से इंडिया में लोग आए, तो जो बांग्लादेश से आए हैं तो इंडिया के लिए क्या है? वो अप्रवास, ठीक है। और बांग्लादेश के लिए क्या है? उत्प्रवास। ये बात याद रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं बार बार कह देता हूं, जिस जगह आप जाते हो उसे बोला जाता है अप्रवास, और क्यों गए, कैसे गए और वहां से गए हो आप तो उस देश के लिए वो कहलाएगा उत्प्रवास। अब अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, हमारी एनसीईआरटी का ही डाटा है कि पड़ोसी देश से, देखो ये धाराएं तो है, लेकिन जो दो धाराएं अलग हैं वो क्या है? अप्रवास और उत्प्रवास। ये दो धाराएं भी हैं। अगर इन धाराओं के अतिरिक्त देखूं मैं तो प्रवास की धाराओं के अतिरिक्त दो चीजें और हैं। वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं अप्रवास और उत्प्रवास। ये दो चीजें भी हैं। दो चीजें जो हैं वो प्रवास की धाराओं के अलावा, दोबारा लिख देता हूं मैं कि प्रवास की धाराओं के अलावा, प्रवास की धाराओं के अलावा दो घटक और हैं। वो क्या क्या हैं? पहला अप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। अब बिल्कुल एक एग्जांपल से समझ लो कि बाहर के पड़ोसी मुल्कों से हमारे देश में 50 लाख से अधिक आए, और वो देश कौन कौन से हैं विशेषकर? वो देश हैं बांग्लादेश,
पाकिस्तान, नेपाल, मेन ये देश है। अगर बांग्लादेश से देखोगे तो 30 लाख लोग आए हैं, पाकिस्तान से देखोगे तो 9 और नेपाल से देखोगे तो 5। 30 लाख, 9 लाख और 5 लाख। ये चीज बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है दिमाग में। भैया हम प्रवास पढ़ रहे थे, प्रवास क्यों होता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो उसे प्रवास बोला जाता है। और प्रवास की धाराएं क्या हैं? आप गांव से गांव, नगर से नगर, नगर से गांव, गांव से नगर, और अंतर और अंतः प्रवास। और उसके बाद इसके अलावा 2 घटक और हैं, अप्रवास और उत्प्रवास। अगर हम ये देखें इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि भारत के अगर पड़ोसी देशों में देखा जाए, अगर आप भारत प्रवास की धाराएं लिख रहे हो तो उसमें ये 4 टॉपिक बताने के बाद आप इसको भी नोट डाल के हाईलाइट करके लिखेंगे कि 2 घटक और हैं। नोट डाल के 2 घटक और हैं। और उसके बाद अगर आप देखो कि अप्रवास कितने लोगों का हुआ है हमारे देश में? 50 लाख लोगों का। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अप्रवास कितने लोगों का हुआ है? अगर मैं देखूं अप्रवास कितने लोगों का हुआ है? 50 लाख लोगों का। मतलब 50 लाख लोग हमारे देशों में आए हैं। क्यों? क्योंकि ये गरीब देश हैं, रोजगार की तलाश में वो हमारे देश में आ गए, रहने लगे, यही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इसी चीज के कारण, मतलब प्रवास के कारण वही रहेंगे, चाहे आप यहां से चले जाओ चाहे वहां से यहां आ जाए। अगर कोई बांग्लादेश से यहां आ रहा है तो भैया उसकी मति तो मारी नहीं गई, वो सिर्फ इसीलिए आता है ताकि उसे यहाँ रोजगार की अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, उसे काफी सारी चीजें मतलब अवेलेबल करवा देगा इंडिया, रोजगार, चिकित्सा। तो वहां बेहतर नहीं होगी तो यहाँ बेहतर है, इसलिए लोग आते हैं। तो बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख, और ये अंतरराष्ट्रीय प्रवास के तहत होगा। अगर ये देखा जाए तो ये डाटा अंतरराष्ट्रीय प्रवास के तहत होगा कि बांग्लादेश से 30 लाख लोग, पाकिस्तान से 9 लाख लोग और नेपाल से 5 लाख लोग इंडिया में आते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं? विदेशों में। अगर मैं उत्प्रवास की बात करूं तो हमारे देश से करोड़ों में, करीब करीब, ठीक है, करोड़ों में लोग जो हैं वो दूसरे देशों में गए हुए हैं, दूसरे देशों में गए हुए हैं। तो आपको पता ही है अमेरिका, कनाडा, रशिया, तो हम लोग साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे देश से जो लोग हैं वो पढ़ने के लिए और साथ में रोजगार के लिए दूसरे देशों में जाते रहे हैं। बहुत पुरानी कहानी है कि किस प्रकार वो, अगर आप 10th की हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि कैसे लोगों का पलायन होता था रोजगार के चक्कर में। तो उत्प्रवास अगर देखा जाए तो हमारे देश से करोड़ों लोगों का जो है उत्प्रवास हुआ है दूसरे देशों में, और अप्रवास हुआ है 50 लाख लोगों का इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि प्रवास की धाराएं जब आप लिखोगे एक टॉपिक बनेगा। उससे पहले आपने देखा वो 4 डेट्स हैं, उन 4 डेट्स को याद रखें, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और 2 आधार क्या होते हैं, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। उसके बाद प्रवास की धाराएं, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नोट डाल के ये लिखोगे कि प्रवास की धाराओं के अलावा 2 घटक और हैं, अप्रवास और उत्प्रवास। उसके बाद नोट में ही डाल के लिख दो कि पड़ोसी देशों से हमारे देश में 50 लाख से अधिक लोग आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी म्यांमार से पड़ोसी देश जितने भी हैं हमारे, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, भूटान के साथ साथ मालदीव हो गया, मालदीव के साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान हो ही गया, ठीक है, तो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। तो ये हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, तो वहां से जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आए हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से मुख्यतः यहीं से लोग आए हैं। और साथ में एक चीज और बता दूं, कई बार शरणार्थी आते हैं, जो भी रोहिंग्या का मुद्दा चल रहा है। अगर आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ कम से कम 1.6 लाख, अगर 1.6 लाख या 1.6% की बात करूं, 1.6 के करीब डाटा है, वो जो है वो शरणार्थी हैं। शरणार्थी जो लोग हैं वो भी देश में जब आ जाते हैं तो उसको भी प्रवास में डाला जाता है। देखो ये बात याद रखो, शरणार्थी का क्या मतलब होता है। मान लो आप बांग्लादेश में रह रहे थे, मान लो सिंपल सी बात समझा दूं, बांग्लादेश में आप हो और बांग्लादेश में आपको, मतलब बांग्लादेश में आप हिंदू हो, बांग्लादेश में आप हिंदू हो, और हिंदू होने के बाद वहां पर आपसे लोग जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको अच्छे से नहीं रख रहे, आपके साथ उस तरह का सलूक नहीं होता जैसा वहां मुसलमानों से होता है, तो वो हिंदू लोग जो हैं वो शरण मांगेंगे। किससे? भारत से। वो जो है वो भारत से आग्रह करेंगे कि आप हमें शरण दे दो।
तो उस चक्कर में वो हिंदू यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये शरणार्थी कहलाते हैं। तो शरणार्थी के अंदर भी या शरणार्थी का जो डाटा है उसको भी प्रवास में डाला जाता है। तो ये बात आप याद रखें कि बांग्लादेश से जो लोग थे हिंदू थे, या पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो लोग हमारे देश में वापस आ जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, शरणार्थी। जिस तरीके से हम लोग, या अगर मैं कहूँ कि जो पंजाबी हर समुदाय, जो पंजाबी समुदाय है वो आपको हर गांव में मिलेगा, तो दीज ऑल आर शरणार्थी, कि वो सभी शरणार्थी थे। जब 1947 का गदर हुआ, वहां से सभी लोग अपने पाकिस्तान जो काट दिए गए, जो हिंदू बचे वो हिंदू सारे के सारे भारत में आ गए और उनको जमीनें मुहैया कराई गई, उनको काम दिया गया। तो वो सारे लोग किस कैटेगरी में थे, शरणार्थी की कैटेगरी में। आज तो हम यहीं के हो गए, अब तो उस प्रवास के तहत हमारी जनगणना होती नहीं, लेकिन जब स्टार्ट में आए होंगे तो तब जनगणना जो थी वो प्रवास के आधार पर ही हुई होगी। तभी मैंने बताया था कि 1881 में कुछ और था और 1961 में कुछ और हुआ। जो जनगणना के अंदर संशोधन किया गया वो इस हिसाब से किया गया था भैया कि आपका निवास का स्थान पिछला क्या था, और आप अब जो गन्ना का स्थान है उस पर कितने दिनों से रह रहे हैं, कारण क्या था आपका प्रवास का, तो वो सारी चीजें आपके प्रवास के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रवास की धाराएं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो आपका कि प्रवास की धाराएं, आई होप, आशा करता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत करो, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रवास की धाराएं। शरणार्थी क्लियर कि शरणार्थी क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में शरण के आधार पर जाते हैं, शरण लेते हैं। उसमें एग्जाम्पल ले लो, आपकी हिंदू लोग हैं, वो हिंदू लोग भारत से क्या मांगेंगे, शरण मांगेंगे कि भैया हमें यहाँ पर आप रख लो, क्योंकि हम वहाँ के हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो भारत चाहेगा तो उन्हें बुलाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा, तो वो प्रवास में इंक्लूड होता है। और बाहर के पड़ोसी देश से अगर हमारे देश में आ रहा है तो वो होगा हमारे लिए अप्रवास, और हमारे देश से बाहर जा रहा होगा तो उसे बोलेंगे उत्प्रवास। तो ये कंप्लीट कर लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक सिंपल सा फैक्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी, कि प्रवास की स्थानीय विभिन्नता। मैं इसको एक ही, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्रवास की स्थानीय विभिन्नता, विभिन्नता, इस चीज को वर्ड समझो, स्थानीय विभिन्नता। प्रवास की स्थानीय विभिन्नता की, प्रवास जो है वो स्थान के हिसाब से होता है, हर स्थान पर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी। सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर मैं देखूं भारत में ज्यादा पलायन कहां पर होता है, मुंबई में लोग ज्यादा जाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में यूपी से और यूपी के साथ साथ बिहार से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं, कहां पर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग। कम से कम मुंबई के अंदर 25 लाख प्रवासी, 25 लाख प्रवासी, सॉरी 25 नहीं, सॉरी 23 लाख अप्रवासी हैं, 23 लाख अप्रवासी हैं। अगर आप देख लो तो कितना बड़ा डाटा है। अभी भी आप सुन रहे हो कि कल भी ट्रेन चलाई है स्पेशल, वो मजदूरों को इधर से उधर ले जाने के लिए, महाराष्ट्र भी आग्रह कर रहा। तो आप लोग देख लो कि महाराष्ट्र की जनता के अलावा वहां पर यूपी बिहार की जनता भी अलग से रह रही है। वो क्या है, 23 लाख अप्रवासी मुंबई के लिए। तो मुंबई जो है वो हेड ऑन द, मतलब हेड पर बैठा है कि सबसे ज्यादा आपको जो अप्रवासी मिलेंगे वो महाराष्ट्र में मिलेंगे। फिर आपको कहां, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, और उसके बाद हरियाणा हो गया। अब यहां पर जो चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल इलाके हैं। अगर पंजाब में देखें तो इंडस्ट्री डेवलप है, गुजरात में देखें तो डेवलप है, हरियाणा भी देखें तो कितना डेवलप है। तो यूपी बिहार से लोग पंजाब भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं और हरियाणा में भी जाते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों के लिए चीजें क्या बनती हैं, अप्रवास। और सबसे ज्यादा जो अप्रवास है वो मुख्यतः मुंबई के अंदर ही है, याद रखना भाई। सबसे अधिक अप्रवास जो है, सबसे अधिक अप्रवासी कहां पर हैं, मुंबई में। कहां पर है, मुख्यतः मुंबई में। ये नोट आगे देख लो, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है इतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ये पीछे बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो प्रवास की स्थानीय विभिन्नता यही होती है कि अगर आप देखो तो मुंबई महाराष्ट्र में कुछ और है प्रवास का आंकड़ा, पंजाब में कुछ और है, गुजरात में कुछ और, हरियाणा में कुछ और है। तो ये लोग रोजगार की तलाश में, यूपी बिहार जो बहुत ही निचला तमगे का इलाका है, जिनके पास संसाधन नहीं है, बहुत कम संसाधन है, लोग कृषि पर ही आधारित करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है, तो उसी के चलते यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, हरियाणा।
एक दिन न्यूज़ देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा कि आज अप्रवासी मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, वहां से जा रहे हैं। एग्जाम्पल और, अगर एक बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, जनगणना हो गई, तो भैया फिर वो उधर ही का माना जाएगा, तो वो अप्रवासी कहलाएगा। तो ये बात याद रखना, यूपी, बिहार, पंजाब से देखा जाए तो हर जगह का अलग अलग आप्रवास होता है, इसीलिए प्रवास की स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। अब उसका बड़ा कारण और क्या हो सकता है कि पंजाब, मुंबई में बहुत से बड़े नगर हैं, बहुत से ज्यादा नगर हैं। अब मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि यूपी बिहार से लोग महाराष्ट्र में ही क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर जो नगरों की संख्या है, जो क्या है, नगरों की संख्या है, नगरों की संख्या अधिक है। एक नगरों की संख्या अधिक है, दूसरा वहां पर जो इंडस्ट्री है वो बहुत अधिक है, इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। यही क्वेश्चन बनता है छोटा सा एक, कि उसकी बनावट ऐसी है, ठीक है, वहां पर काम अच्छा मिल जाता है, अच्छे दर मिल जाते हैं काम के, और भी आपको पता है कि हमारी माया नगरी वही है। अगर हम देखें तो हमारी कैपिटल जो हमारी इनकम कैपिटल है वो भी वही है, तो लोगों को अधिक काम मिलता है। माया नगरी वैसे हो गई, मुंबई में इतना काम है, दिल्ली में लगा लो तो दिल्ली में भी लोग इसी तरीके से अप्रवासी हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे बाहर से काम करने लोग बहुत आते हैं, मजदूर आते हैं, तो वो होता है स्थानीय विभिन्नता। स्थानीय विभिन्नता का मतलब क्या कि वहां पे नगरों की संख्या अधिक, इंडस्ट्री बहुत अधिक, काम बहुत ज्यादा। लेकिन पंजाब में इसके मुकाबले हमें पता है कि पंजाब में इंडस्ट्री कम लेकिन खेत ज्यादा है, गुजरात में इंडस्ट्री ज्यादा है, तो वहां पे हरियाणा और पंजाब के मुकाबले ज्यादा प्रवास मिलेगा। अगर हरियाणा देखो तो वो भी कई टेक्निकल हब जो बने हुए हैं, गुड़गांव देखोगे, फरीदाबाद देखोगे, तो वहां पे जो लोग हैं वो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, अप्रवास है। और जहां पर जा रहे हैं, या अगर हरियाणा से आप लोग जाओगे तो वो आपके लिए उत्प्रवास कहलाएगा। तो आई होप ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि प्रवास की स्थानीय विभिन्नता, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लें। जो टॉपिक बनेगा पहले वो 1 नंबर के क्वेश्चन बना लेना, उसके बाद वो एक प्रवास की धाराएं वाला क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 और 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि आप अगर एक बार, आई होप एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो लिख देंगे इसको। तो बहुत आसान टॉपिक है। इसके बाद कल ही ये चैप्टर मैं खत्म करूंगा, संडे है कल, तो कल कोशिश करूंगा कि कल सारी वीडियो कंप्लीट कर दूं, क्योंकि अब सिर्फ प्रवास के परिणाम रह जाएंगे कि प्रवास के परिणाम क्या होते हैं। तो वो प्रवास के परिणाम जो हैं या कारक जो हैं, एक आधा और जो कारक तो यही रहते हैं कि रोजगार हो गया, शिक्षा सुविधाएं हो गई, इन सभी चीज़ों के कारण जो लोग हैं वो पलायन करते हैं। लेकिन अब जो हमें लास्ट जो इस टॉपिक के ऊपर जो देखना है वो प्रवास के परिणाम है, कि प्रवास के परिणाम किस तरह का होते हैं। तो प्रवास के परिणाम बहुत ही, मतलब कहीं दैनिक परिणाम अलग है, सामाजिक परिणाम अलग है, राजनीतिक परिणाम अलग हैं, तो बहुत सारे परिणाम अलग अलग आते हैं उसके, कि प्रवास के कारण काफ़ी तरह के ड्रॉबैक भी हैं। वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, लेकिन इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कल कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक लेक्चर और लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मानव बस्तियां 2 दिन का चैप्टर है वही कराऊंगा। 3 चैप्टर कराने के बाद एक बार रोक दूंगा, 4-5 दिन अपना आप आराम से रिलैक्स मारना, दोबारा सारा नोट्स जो कंप्लीट हो जाएंगे उसको याद कर लेना अच्छे से। तो 3 कराने के बाद ये कराऊंगा, इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट कराऊंगा, और उसके बाद लास्ट मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ पहले ही करा दूंगा, छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, लेकिन इसको अच्छे से करते हैं। धन्यवाद।